नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। ग्रुप डी 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं या टेक्नीशियन देने वाले हैं, कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए मैं जो 2025 वाला एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी का, उसमें जो टोटल 101 शिफ्ट हुआ है। कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है? 101 शिफ्ट में। इन सभी का अगर मैं देखूं टोटल क्वेश्चन साइंस के, तो 2525 क्वेश्चन साइंस के हैं। इन्हीं का मैं पार्ट वाइज से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उनका बेस्ट सॉल्यूशन आपको व्याख्या के साथ करवा रहा हूँ। और कोई भी मुझे नहीं लगता कि ये सारे क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, मैं सारा करा रहा हूँ, चाहे टफ हो इजी हो, सारा मैं आपको करा रहा हूँ बेस्ट एनालिसिस के साथ, ठीक है ना। और मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा, थोड़ा सा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चंस हिंदी में ही, लेकिन मैं इंग्लिश में भी उसको वर्ड यूज करूँगा ताकि सभी लोग समझ पाएँ चीज़ों को, ठीक है। बाकी चैनल पर जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। क्लास 1 इसका हो चुका है, कोई इसको मत छोड़ना, पूरा देखना। जब तक इसका क्लास रहेगा आप पूरा इसको जरूर देखना, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इसमें रिवीजन चल रहा है एक तरह से बहुत चीज़ों का, और मैं एनालिसिस बहुत अच्छे से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट बैच लेना चाहते हैं, साइंस का अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कंप्लीट साइंस अभी आधा क्लास हुआ है, मतलब कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। बायोलॉजी उसमें कंप्लीट हो गया है, केमिस्ट्री के एक चैप्टर बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर फिजिक्स स्टार्ट होगा। तो रिकॉर्डेड बैच है, आप उसको ले सकते हैं। 149 का वो मिलेगा आपको, दिख भी रहा होगा आपको। अब जो हमारा बैच का मतलब कि जो हमारा एप्लीकेशन का लोगो है वो दिख रहा है, उसको लेकर आप डाउनलोड करके ले सकते हैं, रजिस्टर करके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी है। चलिए तो खैर स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा क्लास आपको और कितने सही कर पाए हैं 25 क्वेश्चन के सीरीज में, बताइएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती है? मतलब कि जो कौन सा विशेषता, मतलब स्पेशल, मतलब कोई भी कोशिका है, सभी कोशिका, ऑल सेल की हम बात कर रहे हैं। ऑल सेल जितने भी कोशिका हैं उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, जितनी कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक आपको प्रोकैरियोट, एक होती है यूकैरियोट। यही दोनों होती है। प्रोकैरियोट में क्या होता है कि न्यूक्लियस यानी कि नाभिक केंद्रक जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते, या आप बोलो होते ही नहीं है। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें केंद्रक डेवलप होते हैं, न्यूक्लियस डेवलप होते हैं, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? सभी कोशिका, ऑल सेल की बात कर रहा है। तो कोई भी कोशिका को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें नज़र आएगी इनसाइड द सेल? अगर कोई भी कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें नज़र आएगी? अब भाई कोशिका तो सभी प्रकार की होती है, तो अगर प्रोकैरियोटिक में देखा जाए, चूंकि ये सभी कोशिका की बात कर रहा है, देखिए ना, सभी कोशिका, तो अगर प्रोकैरियोटिक में देखा जाए उसमें तो नाभिक दिखेगा ही नहीं, दिखेगा यानी न्यूक्लियस तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो जो कॉमन चीज़ है वो क्या दिखेगी? सब में, सब कोशिका में कॉमन चीज़ क्या रहेगी? साइटोप्लाज्म, और आपका साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, अब चूंकि सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली एक ही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इक्वल टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कोई भी कोशिका हो, चाहे वो प्रोकैरियोट कोशिका हो या यूकैरियोट कोशिका हो, दो चीज़ें उसमें कॉमन रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। बाकी ये सारी जो है इसमें दी गई है, ये सब भी रहेंगे, लेकिन चूंकि इसमें देखिए, इसमें केवल केंद्रक, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, उसमें प्रोकैरियोटिक में तो होगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी देखिए, इसमें भी नाभिक की बात कर रहा है, यानी केंद्रक की, न्यूक्लियस की, तो प्रोकैरियोटिक में तो होगा ही नहीं। इसमें भी देखिए आपका नाभिक की बात करें तो नहीं होगा। तो ये दोनों जो है ये कॉमन रहेगी ऑल कोशिका में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चिकनी गेंद, एक चिकनी गेंद है, चिकनी गेंद मतलब पूरा स्मूथ है ना, पूरा क्या इसमें स्मूथ है, और कह रही है कि आनत आदर्श घर्षण रहित। घर्षण रहित का मतलब क्या हो गया कि फ्रिक्शन नहीं है। क्या है? फ्रिक्शन आपका नहीं है। विरामावस्था में यानी रेस्ट में कोई गेंद है, वो आपका क्या है? फ्रिक्शन रहित, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है, और वो रेस्ट में है, ठीक है ना। गेंद को बाएं ओर से छोड़ा जाता है, लेफ्ट साइड से, देखिए पूरा यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। और स्थिति 1 जो केस 1 है में दाएं तल का आनत कोण छोटा है, और स्थिति 2 में समतल में आनत कोण का मतलब झुकाव, आनत कोण का मतलब जो उसका झुकाव है ना,
उसके बारे में ये बात कर रहा है। टिल्ट कितना हुआ है, टिल्ट। तो गेंद समान रूप से आनत वाले स्थिति की तुलना में क्या होगी, देखिए जरा यहाँ पर स्थिति 1 में, देखिए स्थिति 1 में, केस 1 में, ये देखिए थोड़ा सा, इनको देखिए थोड़ा, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन जल्दी कोई नहीं कराएगा ना। स्थिति 1 में देखिए यहाँ पर कि अगर गेंद, ये गेंद हमारा, गेंद को अगर यहाँ से छोड़ा जाए तो गेंद क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, ओबियसली वो ऊपर चढ़ेगी। अब ऊपर जितनी इसकी ऊंचाई रहेगी वहाँ तक वो चढ़ पाएगी, अधिकतम जितनी ऊंचाई रहेगी वो वहाँ तक चढ़ पाएगी, उसके बाद वो क्या होगी, रुक जाएगी। लेकिन अगर इसको यहाँ से छोड़ के सीधा चला जाए, ये समतल है, समतल का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो कोई भी कौन बनेगा, अनंत कौन यहाँ 0 होगा, ठीक है। तो अगर पहले केस में देखा जाए तो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी जितनी उसकी ऊंचाई है, और दूसरे वाले केस में क्या होगा, समतल वाले केस में जो प्लेन एरिया है वो क्या होगा, पूरा उस पर गति में चलता रहेगा, मतलब कंटिन्यू गति करता रहेगा। क्यों भाई, रुकेगा नहीं, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन है ही नहीं, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है घर्षण रहित, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। तो दूसरे वाले केस में क्या आ गया कि गेंद जो है कंटिन्यूसली वो मोशन करती रहेगी, लेकिन पहले वाले में क्या, अधिकतम ऊंचाई उतनी दूर तक जाएगी। तो सीधा सा आंसर हम क्या है, फालतू ऑप्शन देखे। स्थिति 1 में अधिक दूरी तय करती है, बिल्कुल सही, जितनी उसकी ऊंचाई है वो वहाँ तक वो अधिक तक जाएगी। और स्थिति 2 में सदैव गतिमान रहती है, स्थिति 2 में क्या है, वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी, क्योंकि गेंद फ्रिक्शन रहित है। समझ गए ना बात को। चलिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कॉपर ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है, यानी कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन नीला हरा विलयन बनता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एक सॉल्यूशन बनता है। उस समय कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड का कलर पूछ रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, है ना, बिफोर रिएक्शन। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड का वैसे भी कलर कैसा होता है, काला होता है। कैसा होता है, काला, ब्लैक होता है कॉपर ऑक्साइड का। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बनता है कैसे, कॉपर को जब ऑक्सीजन से, यानी जब कॉपर के जो वायर है उसको हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा वो, तो उस पर क्या होता है, काला रंग का रंग जम जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ये कॉपर ऑक्साइड काला ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन भी करके आपको दिखा देते हैं। कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO हो गया, ये कलर कैसा है, काला। बेसिकली क्वेश्चन तो ऐसे खत्म हो गया, उसका कलर ही पूछ रहा तो काला ही होगा। तनु सल्फ्यूरिक यानी डाइल्यूट लिया है, यानी H2SO4। तो जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली देखिए यहाँ तक, अगर मैं आपको पूछूं कि ये रिएक्शन कौन सा हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिएक्शन कौन सा हो गया, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि CuO क्या है, एक मेटेलिक ऑक्साइड है। और मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, वो होता है आपका बेस नेचर होता है। ये धातु का ऑक्साइड है ना, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये आपका बेस हो गया, और ऑलरेडी ये एसिड है, तो बेस एसिड मिलेगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो अगर पूछे यहाँ से कि ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो जाएगा, और बनेगा क्या, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो सॉल्ट के रूप में क्या बन सकता है, साल्ट के रूप में क्या बन सकता है, ये CuSO4 बन जाएगा। यही तो आपका CuSO4 जो बना, यही तो है ब्लू ग्रीन, यही तो है ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन। और इधर आपका H2 और O, ये इधर बन जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का कलर पूछा था तो काला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10 kg द्रव्यमान वाली, मतलब कि कोई 10 kg मास वाली एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। इनिशियल प्रारंभ में 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इनिशियल में वो कितने के स्पीड से एकदम कंटिन्यूसली गति है, 3 मीटर। 5 सेकंड के लिए इसकी गति, यानी कि 5 सेकंड के लिए इसकी गति की विपरीत दिशा में 30 न्यूटन का एक नियत बल अनुप्रयुक्त किया जाता है। तो वस्तु का अंतिम वेग क्या है, देखिए कह रहा है कि गति की विपरीत दिशा में। अब भाई गति की विपरीत दिशा मतलब क्या, फोर्स निगेटिव होगा, गति के अपोजिट, इसकी गति की विपरीत दिशा में तो फोर्स तो नेगेटिव होगा ना। अनुप्रयुक्त किया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग, यानी कि आपको इसमें क्या पूछ रहा है, लास्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, अंतिम वेग पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे इसमें हम, अंतिम वेग का सूत्र क्या होता है, V बराबर होता है U+8, यही होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये नेगेटिव में आया, क्योंकि एक्सीलरेशन जो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्स ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या आएगा इसमें, नेगेटिव आएगा। तो हमें अंतिम वेग पूछ रहा है, लास्ट वेलोसिटी, तो आपका फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूला में क्या क्या नीड है, U इनिशियल वेलोसिटी तो हमें दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड, ये तो दे देंगे। A मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण, तो ये निकालना पड़ेगा ना। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका F बराबर सूत्र क्या होता है,
ये होता है m गुना a, यही होता है ना। f का वैल्यू कितना दिया है, f का वैल्यू देखिए 30 न्यूटन दिया हुआ है, तो 30 हम यहाँ निकाल लेते हैं 30। m कितना, m 10 दिया है और a आपका ये कुछ नहीं, तो 10 दिया 30, तो a का वैल्यू 3 आया है। a का वैल्यू इधर से कितना आ गया, 3 आ गया, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे कि ये आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ए का वैल्यू यहाँ हम क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, ठीक है ना। तो आप सब चीज कर लीजिए। यू इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 3, और माइनस ए का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। और आपका जो है टी कितना दिया आपका, टी सेकंड, मतलब टी टाइम 5 सेकंड। तो कर लीजिए 3 माइनस 5 दिया 15, और 3 माइनस 15 कितना होगा, -12 मीटर पर सेकंड। ये लास्ट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण कोई पार्टिकल है, ऑब्जेक्टिव मान लीजिए, 1.5 रेडियस वाले वृत्त में 3 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से गति कर रहा है। इसके रैखिक वेग यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का अनुपात क्या होगा। रैखिक वेग और कोणीय वेग का रेशियो पूछ रहा है। तो आपको पता ही है कि लीनियर वेलोसिटी रैखिक वेग का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर, v आपका क्या सूत्र होता है, ये आपका होता है रेडियस गुना एंगुलर वेलोसिटी, यही सूत्र होता है आपका। v आपका क्या है, लीनियर वेलोसिटी, r आपका रेडियस ऑफ सर्कल है, और ये आपका क्या है, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है। तो हमसे पूछ रहा है लीनियर वेलोसिटी और आपका एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है 3 रेडियन पर सेकंड, ये निकाल लेते हैं। r कितना आ गया, r आपका 1.5 दिया हुआ ऑलरेडी त्रिज्या, और ये आपका 3 दिया हुआ। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब कर लो भाई, क्या पूछ रहा है, रैखिक वेग कितना आ गया, 4.5 आ गया, और वो ऑलरेडी हमें कितना दिया हुआ है, यही है ना। रैखिक कोणीय वेग हमें दिया हुआ है 3, तो इसको कर लीजिए, आंसर आपके पास रहेगा, ठीक है। कहीं हमने गलती तो नहीं कर दिया कुछ, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ऊपर जब कटाएंगे, ठीक तो है, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 3:2, 3:2 आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला का मतलब क्या है, ब्रांच्ड सीरीज कार्बनिक यौगिक नियोपेंटेन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो सकते हैं। अब आपको आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाया हुआ, एक ही वीडियो में आइसोमेरिज्म मैंने खत्म किया हुआ कि कैसे आइसोमर कैसे निकलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेंटेन का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहा है, पेंटेन का। पेंटेन क्या होता है, पेंटेन एक एल्केन है ना, एल्केन आपका है, पता है ना, एल्केन है। पेंटेन का सूत्र क्या होता है, C5H12, यही तो होता है, 5 दूनी 10 दोबारा, यही तो होता है ना, क्योंकि एल्केन का परिवार है ये, दिस इज द फैमिली ऑफ एल्केन। तो 5 दूनी 10 12, तो C5H12 ये एल्केन हो गया, मतलब ये पेंटेन का फॉर्मूला है एल्केन फैमिली का। तो अब इसके अगर हम आइसोमर निकाले, समावयव निकाले, तो कैसे निकालेंगे, इसके टोटल 3 समावयव बनते हैं। कितने समावयव बनते हैं इसके टोटल, 3 समावयव बनते हैं, ठीक है। तो और 3 समावयव इसके कौन कौन बनेंगे, एक तो बनेंगे नॉर्मल पेंटेन, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होगा पूरा, है ना, मतलब ये C5H12 ऐसे निकल जाएगा, C5C दे दीजिए। ये जो बना आपका, अब सब H क्या रहता है, H आपका हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है ना। तो ये जो अब बनी है आपका 1 2 3 4 5, सब में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि पेंटेन एल्केन का परिवार है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो ये जो बना आपका नॉर्मल पेंटेन हो गया। अब एक बन सकता है आपका आइसोपेंटेन, फिर बन जाएगा नियोपेंटेन, तो यानी कि 3 आइसोमर बनेंगे। तो अगर आपको बाय द वे पूछ ले कभी एग्जाम में कि पेंटेन के कितने समावयव होंगे, आइसोमर के, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ पेंटेन, कितना होगा, 3 होगा। कौन कौन, नॉर्मल पेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन। लेकिन सबका संरचना अलग अलग होता है। नॉर्मल पेंटेन तो सिंपल जो आपका सीधा हो गया, एकदम स्ट्रेट लाइन वाला, वो हो जाएगा। लेकिन जो आपका ये बोलते हैं नियो और आइसो में थोड़ा सा ये दिखा, तो इसमें नियो पेंटेन ही पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये तो ऐसा ही गलत हो जाएगा भाई, 4 कार्बन से थोड़ी ना बनेगा पेंटेन, ये तो ऐसे गलत हो गया। 5 कम से कम चाहिए ना पेंट में। ये देखिए बी नंबर क्या है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन है इसमें, यानी पेंट हो सकता है। लेकिन नियो बोला है, क्या बोला, नियो बोला है, तो ये नियो नहीं है, ये आपका आइसोपेंटेन है।
पेंटन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12। ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये कैसे बना है, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 कार्बन दर्शा दिए। 4 कार्बन दर्शाने के बाद जो है इसके नीचे हम दे सकते हैं CH3। तो ये जो बना है आपका, देखिए इसमें आपको 5 कार्बन ही दिखेगा। भाई आइसोमर का मतलब क्या होता है, आइसोमर का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला एक ही रहेगा, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। आप देखिए ना, इसमें भी 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और हाइड्रोजन भी 12 ही मिलेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग से हो जाएगा, है ना। तो ये जो बना है आपका, ये बना है आपका, ये बना है आपका आइसोपेंटन। ये क्या बना, आइसोपेंटन। तो ऑप्शन बी जो है वो आइसोपेंटन का फॉर्मूला है, लेकिन नियो पूछा है। अब यहाँ देखिए आपका, ये देखिए ऑप्शन सी को पढ़े, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ये तो कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी, ये तो ऐसे गलत हो गया, चूंकि हम 5 ही कार्बन चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो बनाया है मैंने, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आइसोपेंटन। वही नॉर्मल पेंटन की बात करें तो वो कैसे बनेगा, हम बना देते हैं यहाँ पर, ये 3 कार्बन इधर हो गया, 1 ऊपर कार्बन और 1 नीचे कार्बन, सब में H3 लग जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये CH3 यहाँ भी हो जाएगा। तो ये जो बना है आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नियोपेंटन। ये क्या हो गया, नियोपेंटन। देखिए वही आपका CCH34, CCH34, ये आपका क्या हो गया साथियों, ये आपका हो गया नियोपेंटन आपका हो गया। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और ये जो चीज़ मैंने बताई वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। धातुओं के निष्कर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट यानी कि मेटल, उनके बारे में पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। धातुओं के निष्कर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है। उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी, जो आपके हाईली रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें जो मतलब आते हैं, जो मेटल आएंगे, जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो इन सभी का अगर हमें मतलब निष्कर्षण करना है, इन सबको इनके ओर से निष्कर्षण करना है, तो इनको क्या करते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने मेटल नॉन मेटल में कंप्लीट पढ़ा हुआ, ये सही स्टेटमेंट है। मध्यम, जो मीडियम जो होते हैं, जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज में मीडियम मेटल होते हैं, जो रिएक्टिव होते हैं, उनका कैसे करते हैं, उनके सल्फाइड या कार्बोनेट से। मतलब मीडियम जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी होती है कि धातुएं जो है प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए, ये भी सही है। इससे आपका जिंक हो गया, लेड हो गया, लोहा, कॉपर, ये क्या होती है, मीडियम आपके मीडियम मेटल होती है जो रिएक्टिविटी सीरीज में है ना, मीडियम रिएक्टिव होती है। तो ये जो पाई जाती है आपके प्रकृति में, नेचर में, वो आपके अपने कार्बोनेट के रूप में या सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। ये भी सही कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी सही दिख रहा है। सी देखते हैं। ऑक्साइड की तुलना में सल्फाइड से धातु निष्कर्षित करना आसान है। मतलब कि कह रहा है कि ऑक्साइड के कंपेरिजन में सल्फाइड से धातु को निकालना ज़्यादा आसान है। तो ऐसा नहीं है, ऑक्साइड से ज़्यादा आसान है धातु को निकालना सल्फाइड के कंपेरिजन में। क्यों भाई, अगर कोई मेटल ऑक्साइड में आ चुका है तो उसका सिर्फ क्या करिए, रिड्यूस कर दीजिए, यानी उसको अपचयित कर दीजिए कार्बन से, तो वो निकल जाएगा। लेकिन सल्फाइड से क्या होता है कि पहले उसका फिर क्या बोलते हैं, उसको रोस्टिंग करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, तब जाके मेटल प्राप्त होगा, यानी भर्जन स्थापन करना पड़ेगा। तो किससे आसान है, ऑक्साइड से ज़्यादा आसान है ना, सिर्फ कार्बन से अपचयित करा दीजिए, रिड्यूस करा दीजिए, हो जाएगा। लेकिन सल्फाइड से हमें क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन यानी कि जारन भर्जन स्थापन करना पड़ेगा। तो ऑक्साइड ज़्यादा आसान है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि सल्फाइड ज़्यादा आसान है। तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ए और बी सही है ओनली। ठीक है, एक रेस कार, मतलब कोई रेस कार है, रेस्ट में है, एक रेस कार विरामावस्था से शुरू होकर, यानी कि रेस्ट से शुरू होकर एक समान रूप से त्वरित होती है यदि कार अपनी गति के 5वें सेकंड में, यानी कि 5th सेकंड में 22.5 मीटर की दूरी तय करती है। 5वें सेकंड में कार क्या थी, रेसिंग कार है, वो रेस्ट में था, और सडनली वो क्या है, एक समान यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से एक्सीलरेट होती है, त्वरित होती है, और 5वें सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर लेती है, 22.5 मीटर की दूरी तय कर लेती है। तो 10 सेकंड में टोटल दूरी कितनी तय करेगी, ये पूछ रहा है ना। तो देखिए
इसके लिए आपको क्या है, एक्सीलरेशन की ज़रूरत है। तो एक्सीलरेशन हमें कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पर एक nवें सेकंड का फॉर्मूला आता है जो कि आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, nवें सेकंड का फॉर्मूला s बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस a बाय टू, u प्लस a बाय टू इंटू 2n माइनस 1। ये nवें सेकंड का एक फॉर्मूला है दूरी का। तो यहाँ से हम a निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, a एक्सीलरेशन निकलेगा। तो निकालते हैं, s का वैल्यू कितना दिया 22.5, अब बराबर u क्या हो जाएगा 0 क्योंकि रेस्ट में था ऑब्जेक्ट, अब प्लस a बाय टू ये हो जाएगा हमारा, अभी तो हमें पता ही नहीं है। 2n n यहाँ पर टाइम है, तो टाइम क्या है 5वें सेकंड था ना, तो यहाँ रख दिए। तो क्या होगा 2 पंचे 10 में से एक 9 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जब इधर इसको हम करते हैं 0 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अभी बताइए। तो ये बचेगा 9a बटे 2, और जब 2 इसको गुना करके तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45 नहीं हो जाएगा। अब बराबर बचेगा इधर, इधर कितना बचेगा आपका, तो ये इधर बच जाएगा आपका 9a हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 45 बटे 9 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 45 बटे 9, कटा दिए, 3 या 9 और 3 15 45 और 3, a का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी जब एक्सीलरेशन आ गया अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कह रहा कि 10 सेकंड में। अब यहाँ हम क्या करेंगे 10 सेकंड में निकालते हैं दूरी। तो एक्सीलरेशन जो आपका कितना आ गया है, अभी आपने देखा कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन आ गया था। अब कह रहा है कि 10 सेकंड में तय की गई कुल दूरी याद करिए। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। अब इसमें बैठा दीजिए, आ जाएगा आपका u क्या है, u तो आपका इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल 0 था, t ये भी 0 हो जाएगा पूरा, चूँकि मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 गुना a कितना है 5 आपका है, t आपका क्या है, t आपका क्या है 10 हो जाएगा, चूँकि 10 ये है ना आपका, तो 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा। ठीक है ना, आप कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे तो 50 बार में, अब 50 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 250, यानी कि 250 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है HIV संक्रमण में विंडो पीरियड उस चरण को संदर्भित करता है जिसके दौरान, मतलब HIV जो संक्रमण है उसमें एक विंडो पीरियड क्या है, एक स्टेज होता है, जिसे बोलते हैं ना कि बीमारी का 4th स्टेज चला गया है, 2nd स्टेज में भी है, 3rd स्टेज में। उसी तरह HIV जो संक्रमित होते हैं उनमें विंडो पीरियड एक अवस्था होती है ना, स्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि विंडो पीरियड में जब एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है तो उसमें आपका HIV नेगेटिव आता है। एक्चुअली HIV उसको हो जाता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यही होता है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, आई थिंक यही होता है, आप लोग देख लीजिएगा ना। तो HIV क्या है, एक वायरस है जिससे एड्स बीमारी होता है कि नहीं होता है, बहुत खतरनाक होता है, लिम्फोसाइट ही खत्म कर देता है ये, तो कहाँ से आदमी जिंदा बच पाएगा। अभी भी इसका इलाज सही से नहीं हो पाता आजकल की दुनिया में, सही से मतलब इलाज इसका परफेक्ट नहीं है ना। तो HIV संक्रमण में जो विंडो पीरियड है, एक स्टेज है जिसमें कि जब टेस्ट किया जाता है तो HIV नेगेटिव आता है। इसका रीज़न ये है कि एंटीबॉडी जो होते हैं उस समय उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। एंटीबॉडी का मतलब क्या है, प्रतिरक्षा। एंटीबॉडी एक आपके प्रोटीन होते हैं, जब कोई भी आपके शरीर के अंदर जो है बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी एंटर करते हैं तो एंटीबॉडी उसके लिए कार्य करते हैं, मतलब वो एंटीबॉडी उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। रोग इम्यून सिस्टम जो प्रोवाइड में बड़ा योगदान है वो एंटीबॉडी का है। ठीक है ना, तो विंडो पीरियड में क्या होगा, HIV एंटीबॉडी परीक्षण में पता नहीं चल पाती है, HIV एंटीबॉडी परीक्षण में पता नहीं चल पाती है। और ये कब, चूँकि HIV उसको हो गया है लेकिन नेगेटिव आता है, ये उसी को क्या बोलते हैं विंडो पीरियड। ये स्टार्टिंग अवस्था होती है जिसको भी HIV होता है। वही अगर 1 से 3 महीना हो जाएगा उसके बाद जब टेस्ट किया जाएगा, एलिसा टेस्ट पता है ना आपको, HIV एड्स के लिए होता है, तो उस समय वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फिलहाल विंडो पीरियड क्या होता है, इनिशियल स्टेज होता है, तो इसमें क्या आएगा, पर पता ही नहीं चल पाता, नेगेटिव आएगा रिपोर्ट में तो कुछ पता चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ठीक है ना, चलिए, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता होती है, मतलब कि यहाँ पर मेटल कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, एलिमेंट दिए गए हैं, रूम टेम्परेचर पर जो है किसका इलेक्ट्रिक मतलब रजिस्टिविटी ज़्यादा होता है।
तो देखिए मैग्नीज का रेजिस्टिविटी क्या होता है रूम टेम्परेचर पर, बाकी कंपेरिजन ज़्यादा होता है। मैग्नीज का लगभग जो है 44 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर ये 50 तक रहता है। 50 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर के रेंज में होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा होता है। समझ गए ना बात को? तो ये तो ध्यान रखने वाला ही बात है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। बाकी और ही बता देता हूँ, जैसे पारा है इसका लगभग जो है ये सब रेंज में होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ये सब रेंज में होता है। पारा का लगभग आपका जो 10 गुना, पारा का लगभग 10 गुना 10⁻⁻7 ओम मीटर के करीब होता है। और आपका क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का 1.2 से लेकर 1.3 गुना 10⁻⁻7 ओम मीटर होता है। लोहा की बात करें तो इसका भी 10 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर के करीब रेंज में होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा होता है मैग्नीज का, ध्यान 44 के लगभग 44 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर से 50 तक रेंज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानव पेशियाँ जो ह्यूमन मसल्स हैं उचित रूप से अभिरंजित होने पर बारी बारी से हल्के और गहरे बैंड प्रदर्शित करती है? तो मैंने आपको बताया था स्केलेटल मसल के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल, कंकाल पेशियाँ बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं ना, स्ट्रिएटेड मसल, स्पेलिंग गलती थोड़ा हो सकता है, स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं ना इसको, स्ट्रिएटेड मसल, इसको रेखिक पेशी बोलते हैं। तो रेखिक पेशी क्या होती है कि इनमें क्या होते हैं, इनमें देखा आपने धारीदार संरचना होती है, बैंड टाइप का, गहरे गुलाबी रंग होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता, मैंने पढ़ाया हुआ पूरा, ये इसमें होता है आपका, ठीक है ना। तो उसी के बारे में तो पूछ रहा है, तो कंकाल पेशियाँ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ऐच्छिक होती है, जैसे हाथ की पेशियाँ हो गई, गर्दन की पेशियाँ, पैर की पेशियाँ, ये सब क्या है, ऐच्छिक पेशियाँ होती है नहीं, स्ट्रेटेड होती है, ठीक है ना। चल उसी के बारे में ये पर पूछा रहा था, तो हो जाएगा आंसर आपका ये। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अभिकथन ए और कारण आर, मतलब कि एक आपका स्टेटमेंट दिया गया है और उसका रीजन दिया गया, मतलब सही कथन के अनुसार रीजन सही है कि नहीं, ये प्रश्न आपका है। कह रहा है एकल कृषि रोपण प्रायः वन निर्भर ग्रामीणों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं। मतलब कि जो एकल कृषि रोपण का मतलब क्या है, मोनोकल्चर, क्या है मोनोकल्चर, जो मोनोकल्चर होते हैं ये जो आपकी बहुत सारे विविध आवश्यकता, मतलब क्या है बहुत सारी नेसेसरी, बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो पूरा नहीं कर पाते हैं। कौन? मोनोकल्चर। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि जो मोनोकल्चर होते हैं यह क्या करते हैं कि जो हमारी मृदा है, सॉइल है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको कम कर देती है। समझ गए ना बात को? और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी होगा उसको क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ओबियसली बात है, जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाएगी, तो बायोडाइवर्सिटी अनबैलेंस हो जाएगा, है ना, उसको नुकसान ही पहुंचेगा ना। समझ नहीं समझ गया बात को? तो इससे क्या होगा कि जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, उसकी जो इनकम है ना, उस पर क्या होगा, बैड इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और हमारे जो एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट है उस पर नेगेटिव इफेक्ट इसका पड़ेगा। तो ये मोनोकल्चर के इसीलिए जो है मोनोकल्चर जो है, जो बहुत सारी आवश्यकताएं उसके लिए विफल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा तो सत्य है, बिल्कुल सही बात है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड पढ़ते, ये रोपण जो मोनोकल्चर है ग्रामीणों को औषधीय जड़ी बूटियाँ, भोजन और ईंधन प्रदान करते नहीं। औषधीय जड़ी बूटियाँ तो जंगल से भी प्राप्त हो जाएंगे, ईंधन जंगल की लकड़ियों से प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन यानी कारण इसका गलत है, तो ऑप्शन ए फिलहाल सही है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अयस्क संवर्धन के लिए उपयोग नहीं की जाती है? देखिए अयस्क संवर्धन मतलब और एनरिचमेंट। अयस्क संवर्धन का मतलब हो गया कि देखिए हमें जो मेटल है इस पृथ्वी पर, अगर हम कोई भी मेटल, जैसे आप सोना पहन रहे हैं, लोहा आप देख रहे हैं, आयरन देख रहे हैं, एल्युमिनियम देख रहे हैं, तो ये सब आते कहाँ से हैं? तो ये सब निकाले जाते हैं उनके ओर से निकाला जाता है। जैसे सोना है तो सोना ऐसे थोड़ी पायस था, सोना तो खैर बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, ये तो मुक्त अवस्था में पायस थे। लेकिन अगर हम बात करें जिंक की बात करें, जिंक कहाँ से आता है, लोहा की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, तो ये सब कहाँ से आता है? बाज़ारों में जो दिखते हुए बिकते ये इतना आसान थोड़ी दिख जाता है, ये बहुत प्रोसेस से इनको निकाला जाता है। तो ये सब रहता है अपने ओर में, यानी कि अयस्कों के रूप में ये सब एग्जिस्ट करते हैं हमारे पृथ्वी में, प्रकृति में, ठीक है ना।
तो अयस्क संवर्धन का मतलब, इसका पूरा पूरा उद्देश्य यही है कि जो अयस्क है उनमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको निकालना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेटल की मात्रा प्राप्त हो सके। समझ गए ना बात को। जैसे कि लोहा है, आयरन, तो वो अपने किस फॉर्म में पाया जाता है? फेरिक ऑक्साइड ग्रुप में पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड ग्रुप में पाया जाता है। तो लोहा हमें चाहिए, हमें तो आयरन चाहिए, लेकिन ये लोहा जो है आयरन, ये किस स्टेज में पाया जा रहा है? ये अपने ऑक्साइड वाले स्टेज में पाया जा रहा है, फेरिक ऑक्साइड में। हमें चाहिए सिर्फ लोहा चाहिए, तो इसके ऑक्साइड को हटाना पड़ेगा ना। अब हटाने के लिए ना इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, तो जितना ज़्यादा अशुद्धि हटाएंगे उतना ज़्यादा हमें जो आयरन है, जो मेटल है, उसका क्वांटिटी प्राप्त होगा। समझ गए ना। तो वही चीज़ ये अयस्क संवर्धन आपका होता है कि इम्प्योरिटीज, अयस्क में से जितनी इम्प्योरिटीज आप निकाल सकते हैं, जिसको गैंग बोलते हैं ना, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, अधात्री कहते हैं। तो द्रव्य ध्रुवन, फेन प्लवन, निक्षालन, ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे आपके मेटल से जो मेटल के उनके अयस्कों से जो अशुद्धियाँ निकालने का तरीका है। लेकिन जो निकर्षण है, ड्रेजिंग, ये क्या है? ये नहीं है, ये अलग चीज़ है। इसमें कोई भी और एनरिचमेंट का तरीका नहीं है। जो ड्रेजिंग आपका है, ये क्या होता है कि समुद्रों से बालू निकालना या बंदरगाहों के किनारे बहुत सारे गहराइयों से मिट्टी निकालना, है ना, ये चीज़ें, खनन करना, तो ये बिल्कुल अलग है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तरंग समझते हैं ना, वेव। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड। जैसे ये कोई हम बना देते हैं, ये आपका कोई इस तरह से आयाम बढ़ रहा है ना, तो आयाम एम्पलीट्यूड जब बढ़ रहा है तो वो क्या होगा? इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, जो वेव की एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो इस बात को सिंपल ध्यान रखिए कि तरंग का आयाम जब बढ़ता है तो ऊर्जा उसकी क्या होती है? स्क्वायर में बढ़ती है। तरंग का आयाम एम्पलीट्यूड ए होता है तो ऊर्जा उसकी ए स्क्वायर हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। अगर सपोज दैट आयाम 2 गुना हो रहा है तो उसकी ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, एक लंबे सीधे चालक में धारा जो है ऊर्ध्वाधर, एक कोई हमारा क्या है? एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा चालक है। जैसे कि मैं बना देता हूं, ये चालक हमारा हो गया कंडक्टर। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या? वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर रूप से एक लंबे सीधे चालक में धारा ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है मतलब इस तरह धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा मतलब इस तरफ, ईस्ट, किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से ऐसे ही तो निकालते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए कि जो करंट का डायरेक्शन है ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर कुछ इस तरह से है ना, ऊपर की ओर है। तो तार के पूर्व दिशा में स्थित किसी बिंदु पर, तो अगर हम ऊपर से देखें इसको यहाँ से, तो यहाँ से जब इसको हम अपने अंगूठा से, चूंकि ये फॉर्म यहाँ पर आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर तो अंगूठा से हम कर नहीं सकते हैं चित्र से, ठीक है ना, आप इसको समझिए। तो तार के पूर्व दिशा में स्थित किसी बिंदु पर जब इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने पर क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो दक्षिण की ओर होगी। किधर होगी? वो दक्षिण की ओर होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो? दक्षिण की ओर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नहीं समझ आया होगा मुझे पता है, लेकिन ये सब क्या है कि प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया तो समझिए इसको। ठीक है, छोटे पौधों को उगाने के लिए टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना डैश का एक उदाहरण है। तो रीपर्पस का मतलब क्या होता है? जो छोटे पौधों उगाते टूटे हुए बर्तन, देखा होगा आपने गमला वमला। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं दिखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तो वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, वो उसको कोई भी जल्दी नहीं बना पाएगा, बहुत कम परसेंटेज बना पाएंगे उसको, बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट। ठीक है ना, तो इसे सब क्वेश्चन से घबराइए नहीं आप। रिसाइकल मतलब समझ चुके हैं, जो पुराने हो गए हैं, बेकार हो गए, उसको फिर से रिसाइकल करके अच्छे से यूज़ करना। रिफ्यूज का मतलब उनको यूज ही नहीं करना, मना कर देना। रीयूज का मतलब हो गया कि वापस उसको यूज करें। रिसाइकल का मतलब होता है कि टूटे फूटे को फिर से नए उसको सही करके करना। रीयूज का मतलब पुराने को नया यूज करना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक आवर्धन का वर्णन करता है? जैविक आवर्धन समझते हैं ना, क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन के बारे में यहाँ पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो बायोमैग्निफिकेशन के बारे में सही है? तो देखिए मैं बता देता हूँ कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जब कोई आपका जैसे कि जहरीला केमिकल हो गया, जहरीला क्या, पॉइजनस केमिकल हो गया, जैसे आपका हो गया कीटनाशक, है ना,
कीटनाशक हो गया या आपका पारा हो गया, पारा मरकरी, ये सब अगर मिट्टी में मिल जाएगा ना तो क्या होगा, होगा क्या, ये क्या होता है कि जो छोटे जीव होते हैं हमारे, छोटे जीव होते हैं, जैसे प्लवक हो गए, ये क्या करते हैं अपने शरीर में जमा कर लेते हैं। और उनको कौन खाएगी, मछली खाएगी, मछली खाएगी ना, तो जब मछली खाएगी तो वो क्या होगा, रसायन मछली में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, और फिर मछली को जब कोई कोई खाएगा, व्यक्ति खाएगा, तो वो मछली से फिर उसमें चले जाएगी। तो इसी तरह से ये क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो फाइनल में क्या होगा कि मनुष्य जो ह्यूमन है उसमें क्या होगा, ये इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वही बात है, मनुष्य क्या उच्च पोषण स्तर हो गए, हम लोग क्या हाई ट्रॉफिक लेवल वाले पर्सन है ना, हम लोग क्या उच्च पोषण स्तर है। तो उच्च पोषण स्तर पर हानिकारक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। छोटे जीव को वो खाएगा, मछली खाएगा, फिर मछली को आदमी खाएगा, इस तरह से बढ़ते जाता है उच्च पोषण स्तर जो भी है, या उच्च पोषण स्तर कुछ पक्षी भी हो गए, पक्षी भी उच्च पोषण स्तर होता है ना, जैसे बाज आपका उच्च पोषण स्तर वाले होते हैं। तो वही बात है, उच्च पोषण स्तर में ये क्या होंगे, हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो वही आपके क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 43। एक लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान जो 6 kg है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसका मास कितना 6 kg है। इसका आकार जो है, इसका आकार इतना दिया हुआ 40 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर, यानी कि घनाकार है, इसका आकार जो दिया गया है। इसे 30 cm गुना 20 cm भुजा पर रखी एक मेज पर रखा गया है। यदि ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटी जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर ये दिया हुआ है, तो मेज पर कितना दाब डाला जाता है। यानी कि सिंपल दाब पूछ रहा है, प्रेशर पूछ रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है ना, और यही होता है। तो फोर्स हम निकाल लेते हैं। तो फोर्स हमारा कैसे निकलेगा, फोर्स कैसे निकलेगा, एफ बराबर क्या होता है, एम गुना ए होता है। एम कितना दिया आपका, एम आपका 6 दिया है, ए आपका गुरुत्वीय त्वरण 10 दिया है, तो कितना हो गया 60 हो गया। तो एफ का वैल्यू कितना आपका आ गया 60 आ गया, 60। अब बटे एरिया मतलब क्या हो गया, एरिया किसका निकालेंगे भाई, जिस पर हम दाब लगा रहे हैं। तो लकड़ी का यहाँ पर दिया गया साइज, तो लकड़ी के साइज से हमें क्या मतलब है, लकड़ी के साइज से हमें कोई मतलब नहीं है, हम जिस पर दाब लगा रहे हैं वो निकालेंगे। तो दाब किस पर लग रहा है, 30 cm गुना 20 cm भुजा हुआ रखी एक मेज पर, मेज का दाब निकालेंगे, सॉरी मेज का एरिया निकालेंगे। तो मेज का एरिया कैसे निकल जाएगा, एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ गुना बेस, तो हो जाएगा ये 30 गुना 20 करेंगे कितना हो जाएगा। अच्छा, ये आपको जो है चूंकि आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 30 सेंटीमीटर है, इसको जब मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 10 से भाग करें 100 से भाग करेंगे। फिर 20 सेंटीमीटर इसको 100 से भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो कितना, 3 दूनी 6, यानी कि ये आपको हो जाएगा 0.06 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ये। अब इसको भाग दे, अब चूंकि ऊपर दशमलव के बाद 2 पॉइंट है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा। ऊपर क्या, मैं इसको कर देता हूँ 60 गुना 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब कर दीजिए 6 दही 60 और 10 गुना 100 1000, तो 1000 पास्कल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रतिरोध आर वाले एक तार को 7 बराबर भागों में क्या किया जाता है, काटा जाता है। 7 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। यदि इस नए संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आर डैश है, तो आर बटे आर डैश का मान कितना होगा। आर रेजिस्टेंस वाला कोई एक तार है, इसको 7 बराबर कितने 7 टुकड़ों में काटा जाता है। तो भाई कितने काटा जाता है, 7 टुकड़ों में। तो अगर हम प्रत्येक टुकड़े की लंबाई एल मान ले तो क्या हो जाएगा, सॉरी मैं तो बोल रहा हूँ कि तार की लंबाई एल है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल बटे 7 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो सबसे छोटा जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, आर बटे 7 हो जाएगा, आर बटे 7 नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध आर ही है। तो जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अब इसको जोड़ लेना, तो ये आपका आएगा आर डैश। आर डैश मतलब क्या आ गया, समतुल्य प्रतिरोध, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आपका आ जाएगा आर बटे 49 आ जाएगा। वो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं ना, यहाँ जगह नहीं है मैं इसलिए बता रहा हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो। ये फॉर्मूला जानते हैं ना, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ये टोटल 7 तक जाए क्योंकि 7 प्रतिरोध है। ये आर डैश है, तो ये आर डैश आएगा फाइनली आपका आर बटे 49 आएगा। इतना कर लेना सॉल्यूशन आप, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है, आर बटे आर डैश, तो आर तो खैर आर ही है, बटे ये कितना हमारा हो जाएगा आर डैश, तो कितना चला जाएगा, आर डैश बराबर हमारा दिया है आर बटे 49, तो आर
और ये 49 ऊपर चला जाएगा जब बटा करेंगे, तो आर आर खत्म, 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इजी था, आप कर सकते हैं, हमने बहुत बार फॉर्मूला बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव है? विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो देखते हैं FeCuSO4 में से आपको पता है कि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन यहाँ पर कॉपर को हटा के SO4 के साथ दोस्ती कर लेगा, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, सही है। CuFeSO4, भाई कॉपर जो है Fe को कभी रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर लोहा से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन 2 पॉसिबल नहीं है। 3 की बात करें, Na2SO4 BaCl2, 3 भी आपका जो है, इसको भी देखते हैं। 3 देखिए, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ सिंपल बोला है, यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है कि नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट 2 तरह से होता है, एक एकल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट ये पूछ रहा है। तो Na जो है यहाँ पर Na Ba को प्रतिस्थापित कर Cl के साथ आ गया, बिल्कुल सही है। फिर Ba जो है SO4 के साथ, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो 1 और 3 पॉसिबल है। 4 देख लेते हैं, AgCl प्लस Na3, तो Ag जो है Na को कभी डिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है Ag क्या है, Ag आपका जो है सिल्वर है, वो सोडियम को कभी रिप्लेस कर पाएगा? कर पाएगा क्या यहाँ सोडियम को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है सिल्वर के कंपेरिजन, तो ऑप्शन 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक साखित श्रृंखला संरचना की उपस्थिति दर्शाता है? मतलब कार्बनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, कह रहा है कि साखित ब्रॉन्ज कौन बना सकता है? साइक्लोहेक्सन ये साइकिल बनाता है, ये क्या बनाता है, साइकिल बनाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो सारा क्लोज हो जाएगा, ये ब्रॉन्ज बनाएगा नहीं। एथेन, एथेन में चूंकि 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन में कहीं ब्रॉन्ज नहीं बन सकता है। मेथेन में 1 ही कार्बन है, ब्रॉन्ज कभी बन ही नहीं सकता है। ब्यूटेन में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें हम ब्रॉन्ज बना सकते हैं। कैसे, देखो 3 कार्बन ऐसे दे दिए, 1 बीच में दे दिया, तो ब्रॉन्ज बन गया। तो ब्रॉन्ज ही तो पूछ रहा है किसमें ब्रॉन्ज पॉसिबल है, तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साबुन में जो मिसेल होता है, साबुन में मिसेल मैंने आपको पढ़ाया था ना, और पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। तो साबुन में मिसेल के सही गुण का चयन कीजिए जो उन्हें जल के साथ अंतःक्रिया करने में सहायता करता है। मतलब कि कह रहा है कि जो जल के साथ चिपकता है, मतलब जल के साथ दोस्ती करता है। आपको पता है ना साबुन के 2 पूछ होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। एक होता है जल रागी, एक होता है जल विरागी। जल रागी मतलब जो दोस्ती कर लेगा, जल विरागी मतलब जो दोस्ती जल से नहीं कर पाएगा। मैंने अच्छे से एक टॉपिक लाया था, साबुन कैसे साफ करता है, उसमें मैंने अच्छे से बताया था। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन के बारे में बहुत अच्छे से मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था। ठीक है ना, तो इसमें जो आपका जो जल रागी शीर्ष है, शीर्ष वाला जो सिरा है, वो जल के साथ अच्छे से क्रिया करता है। बाकी जो हाइड्रोकार्बन है ये तो खैर गैर ध्रुवीय, नॉन पोलर हो जाएगा, तो पानी से कभी ये जुड़ेगा नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। और बात करें हम जल विरागी पुच्छ, इनके टेल जो है ना, यह पानी को पसंद करेगा नहीं, है ना, यही आपका क्या जल विरागी होता है। यह आपका जो है, जो आपका गंदगी होता है, तेल वसा से ये चिपकेगा, पानी से क्रिया ये नहीं करेगा। ठीक है, तो डी कह रहा है दोनों तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या पूछ रहा था, जल के साथ क्रिया कौन करेगा, तो जल रागी शीर्ष करेगा। ठीक है ना, और साबुन, और एक बार सुन लीजिए कि साबुन का जो हेड है वो पानी से जुड़ता है, और पूछ जो है चिकनाई से जुड़ता है, और चिकनाई ही क्या करता है, गंदगी हटाता है। समझ गए बात को ना, जो आपका पूछ वाला पार्ट क्या करता है, तेल या चिकनाई से जुड़ता है, जो कि गंदगी को हटाएगा। ठीक है ना, और साबुन का सिरा पानी से जुड़ता है, जो साफ करेगा। ठीक है, चलिए तो हो गया ये आपका। 48 नंबर देखते हैं, किसी द्रव्यमान पर लगने वाला एक निश्चित बल उसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में बदल देता है। इस बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया, मतलब स्पीड कम गया है। स्पीड क्या हो गया, कम गया। तो कह रहा बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, तो ऑब्वियसली कार्य निगेटिव ही है, क्योंकि उल्टा कम हो गया, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो बल कम ही लगेगा। तो जब बल नेगेटिव होगा तो कार्य भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा, एक फॉर्मूला होता है इसका, कार्य ऊर्जा प्रमेय वाला। कौन सा होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, एक फॉर्मूला होता है उसका, उसी पर ये फॉर्मूला आपका, उसी फॉर्मूला से ये बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, सीधा कार्य पूछ रहा है, तो W बराबर सीधा फॉर्मूला होता है
1/2mv²। तो v स्क्वायर में यहाँ पर क्या है, एक्चुअली ये वही आपका जो काइनेटिक मोशन है उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग, यानी कि लास्ट वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। लास्ट वेलोसिटी क्या है, 2 का स्क्वायर। तो हम सीधा इसको इसे v² - u² लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर मान ही बैठा देते हैं ना। तो 1/2 गुना m कितना है आपका 20 है, ठीक ना, गुना हम यहाँ पर डायरेक्ट मान बैठाते हैं। v क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, घटा u कितना है 5, 5 का 25 होगा। तो 4 में 25 जाएगा 21 हो जाएगा, -21 होगा। अब गुना करिए, 2 से कटाएंगे 10 बार में, 21 दाई -210। देखिए माइनस में आया आंसर, तो -210 जूल हो गया, ठीक है। जब दो पिंड परस्पर क्रिया करते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होता है। कह रहा है कि जब दो कोई ऑब्जेक्ट है आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं ना, यानी कि मतलब एक्शन दिखाते हैं। ये वस्तु है, ये वस्तु, ये इस पर एक्शन दिखा रहा है, ये इस पर एक्शन दिखा रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होंगे, तो क्या होंगे, दोनों पिंडों पर समान प्रभाव डालते हैं। दोनों पर क्या अलग मतलब कि दोनों पर समान बल लगाते हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा। समान पिंड पर कार्य करते हैं, एक ही पिंड पर कार्य करते नहीं, विभिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं, अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं, जो कि न्यूटन का 3rd लॉ है। तो बिल्कुल सही बात है, अलग अलग पिंड पर, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर वो कार्य करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल करते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ जीव किसी भी तल से विभाजन द्वारा, कोई जीव है किसी भी तल से विभाजन द्वारा द्विखंडन दर्शा, द्विखंडन मतलब बाइनरी फिजन, जो कि एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम ये सब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन कुछ निर्धारित अभिविन्यास से विभाजन दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विखंडन का निर्धारित अभिविन्यास दर्शाता है। क्वेश्चन को समझे आप। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कुछ जीव जो है ना, कुछ जीव जो हैं वो क्या करते हैं, तल से विभाजन करते हैं। कि किससे करते हैं, तल से विभाजन करते हैं। और कुछ जो है एकदम फिक्स डेफिनिट ओरिएंटेशन, फिक्स ओरिएंटेशन से करते हैं, जैसे कि अनुदैर्ध्य तरीके से करेंगे, अनुप्रस्थ तरीके से करेंगे, है ना। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो वही है कि कह रहा है कि कौन सा निर्धारित अभिविन्यास दर्शाता है, मतलब फिक्स ओरिएंटेशन कौन दर्शाता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम ये सब नहीं दर्शाता है, ये दर्शाता है लिस्मेनिया। लिस्मेनिया जो आपका है ये लॉन्गिट्यूडनल, लिस्मेनिया आपका इस तरह से होता है ना, आप देखा होगा लिस्मेनिया इस तरह से होता है कि नहीं होता, लिस्मेनिया इस तरह से आपका होता है। तो ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें जो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है इसमें, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वही पूछ रहा था फिक्स ओरिएंटेशन, तो ये इसमें आपका लिस्मेनिया में होता है। तो इस बात को क्या करना, आपको ध्यान रखना। फिलहाल ये जो आपका है, आज हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया 50 क्वेश्चन का, आगे कल देखेंगे 51 से, ठीक है। कमेंट में ज़रूर कुछ करना जो भी आपको लगे, और कितना आपने सही किया वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए।